हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज 14 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी फैक्ट, सभी क्वेश्चन यहां पर जो मैं आपको बताऊं आराम से नोट कीजिएगा। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखें, हाल ही में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को मिला है? तो यूनाइटेड नेशन का एक अवार्ड है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड। ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में अपना योगदान दिया हो, अपनी सेवाएं दी हो। तो 2025 में भारत की मेजर स्वाति शांता कुमार को यह अवार्ड दिया गया। यह है स्वाति शांता कुमार। रिसेंटली ये तैनात हैं यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान में। देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक पीस कीपिंग मिशन है, साउथ सुडान में चल रहा है, क्योंकि साउथ सुडान काफी समय से गृह युद्ध की स्थिति में है, काफी हालत खराब है। तो वहां पर शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक पीस कीपिंग मिशन है साउथ सुडान में। तो यहां पर शांति बनाए रखने के लिए, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह पीस कीपिंग मिशन चलाया जा रहा है। और इसी पीस कीपिंग मिशन में इंडियन इंगेजमेंट टीम को लीड कर रही है भारत की मेजर स्वाति शांता कुमार। ओके, तो इसीलिए इनको सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। मूल रूप से स्वाति शांता कुमार आती है कर्नाटक के बेंगलुरु से। भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर की अधिकारी हैं ये, जो कि सेवाएं दे रही है पीस कीपिंग मिशन में। अवार्ड क्लियर हो जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में जेंडर इक्विलिटी के लिए किसी ने काम किया हो, पीस स्थापित करने के लिए किसी ने अपनी सेवाएं दी हैं, उत्कृष्ट कार्य किया है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। ओके, इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें अगर हम यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में, तो भारत 71 में से 49 यूनाइटेड नेशन के मिशन में इंडिया भाग ले चुका है। मतलब अभी तक अगर यूनाइटेड नेशन ने 71 पीस कीपिंग मिशन चलाए हैं, तो 49 में इंडिया ने भी अपने सैनिकों को भेजा है। 2 लाख भारतीय पीस कीपर पूरी दुनिया में अभी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर या लोग अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का उद्देश्य होता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे जो भी क्षेत्र हैं जो कि युद्ध की स्थिति में हैं, गृह युद्ध की कंडीशन में, जहां पर हालात सही नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये यूनाइटेड नेशन की टीम जाकर शांति के लिए काम करती है। तो यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन के द्वारा इस अभियान को चलाया जाता है। 80,000 से अधिक सैनिक अलग अलग देशों में यूनाइटेड नेशन की तरफ से तैनात हैं। इंडिया के 2 लाख से ज्यादा सैनिक सेवाएं दे चुके हैं। यहां पर इस चीज को देखना कि ये दे चुके हैं, अभी तैनात नहीं है। 2 लाख से ज्यादा सैनिक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अभी 80,000 से अधिक सैनिक पीस कीपिंग मिशन के तहत पूरे वर्ल्ड में कार्यरत हैं। इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की 1945 में। यूएसए के न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है किसका, यूनाइटेड नेशन का, और यहीं से ये शुरू हुआ है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर जो होते हैं, जो सैनिक काम करते हैं, उन्हें बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये सभी पहनते हैं ब्लू कलर का हेलमेट। तो इससे पता चलता है कि ये यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग जो आर्मी है वो है। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन की खुद की तो कोई आर्मी नहीं है, तो वर्ल्ड के जो भी मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, वो अपने सैनिकों को भेजते हैं यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशन में। तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? तो आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन है। तो तमिलनाडु में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से मनाया जाता है। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो हमको पता होना चाहिए। तमिलनाडु की स्पेशली बात की गई है, तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है ना। जैसे पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में लोहड़ी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। 14 जनवरी को नॉर्मली मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य जो होता है ना, सूर्य देवता को समर्पित या फसल उत्सव के रूप में भी इसे मनाया जाता है। सूर्य देव उत्तरायण से
दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आगे बढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है हिंदू पौराणिक मान्यताओं में। तो सूर्य का साउथ टू नॉर्थ की तरफ आने का प्रतीक है और इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है मकर संक्रांति। हिंदू फेस्टिवल भी है और इसके अलावा फसल उत्सव के रूप में भी 14 जनवरी को मनाया जाता है। लीप ईयर में कभी कभी ये 15 जनवरी को भी देखने को मिलती है, अदरवाइज 14 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिया के अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक बार नजर डाल लेते हैं उन नामों पर, कंफ्यूज मत होना। यहां पर मैंने आपको कलर्स देख लीजिएगा सारे, ओके, उसके हिसाब से मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल मकर संक्रांति देखिए, थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। तो जो मिडिल इंडिया है, जो बीच का मध्य भारत का एरिया है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जो कि मकर संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं। इनके बाद मकर चोला के नाम से मनाया जाता है मकर संक्रांति को ओडिशा राज्य में। कलर देख लीजिएगा, ओके। मकर संक्रांति है मकर चोला, कहां पर? ओडिशा में। आगे बढ़ते, टूसू पर्व के रूप में मनाया जाता है झारखंड में। फिर माघी बिहू के रूप में पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों में, जैसे असम, मेघालय और मिजोरम, स्पेशली असम में बिहू पर्व मनाया जाता है। सबसे फेमस, ये तो आर्ट एंड कल्चर से काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहू पर्व कहां मनाया जाता है? असम में। साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं, इनमें से माघ बिहू मकर संक्रांति का पर्व जनवरी में मनाया जाता है असम में। फिर भोगी पंडुगाई के रूप में मनाया जाता है, यह मनाया जाता है भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम उत्तरायणी या घुघुतिया त्योहार के नाम से पुकारें मकर संक्रांति को, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद पोंगल की बात करते हैं तो पोंगल मनाया जाता है भारत के तमिलनाडु राज्य में, यही हमने डिस्कस किया है। पोष संक्रांति के रूप में वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। माघ साझी के रूप में मनाया जाता है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, मणिपुर में कंगसुबी के रूप में मनाया जाता है। केरला में आते हैं तो केरला में मकर विलक्कू के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। उसी तरह अगर कर्नाटका में आते हैं तो मकर संक्रमण। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा उत्तरायण पर्व देखें तो गुजरात में उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है और लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा के रीजन में। तो इस तरीके से पीडीएफ ले लेना और एक बार इनको देख लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जम्मू और कश्मीर में भी अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे जम्मू के एरिया में मकर संक्रांति है, लेकिन कश्मीर के जो रीजनल लोग हैं वहां पर शिशुर संक्रांति के रूप में इसे मनाते हैं। श्रीलंका का जो तमिल समुदाय है, जो तमिल कम्युनिटी है श्रीलंका में रहती है, वो 14 जनवरी को थाई पोंगल मनाती है। पोंगल ही है क्योंकि तमिलनाडु से गए हुए ही वो लोग हैं, तमिल कम्युनिटी। तो ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में है मकर संक्रांति का उत्सव। क्वेश्चन हमारा तमिलनाडु से था तो ये पोंगल। इसके अलावा असम का पूछा जाता है माघ बिहू, याद रखिएगा। एक केरला का पूछा जाए तो मकर विलक्कू के रूप में मनाया जाता है, ओके। 14 जनवरी को ही आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। तीनों सेनाओं के ऐसे सैनिक जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है देश के लिए, उनके समर्पण को सम्मानित करने के लिए 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 14 जनवरी 2017 से। अब सर ये 14 जनवरी को क्या हुआ था जो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है? तो 14 जनवरी 1953 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आजादी के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे जो कि सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हुए थे 1953 में, ओके। 14 जनवरी को ये भारत के जो आजाद भारत है ना, उसके भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। सैम मानिक शाह के बाद फील्ड मार्शल का टाइटल पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। कौन? के.एम. करियप्पा। तो इन्हीं के सम्मान में 14 जनवरी को चुना गया है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के रूप में। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देखने को मिलती है भारत के केरला स्टेट में। हाल ही में केरला गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली इसे बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित किया गया है भारत के केरल राज्य में, ठीक है।
तो अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है ये। केरला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसका अनाउंसमेंट काफी पहले किया था। अब ऑफिशियली केरला गवर्नमेंट ने इसे दर्जा दे दिया है बटरफ्लाई सेंचुरी का। अब बात आती है कि बटरफ्लाई सेंचुरी क्यों घोषित किया गया। तो केरला में टोटल 327 बटरफ्लाई स्पीशीज पाई जाती है। तितलियों की 327 प्रजातियां हैं केरला में। उनमें से अकेले इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 266 स्पीशीज देखने को मिलती है। 266 प्रजातियां केवल यहीं पर, मतलब पूरे केरला की 81% तितलियों की प्रजाति यहां देखने को मिल जाएगी। एक बटरफ्लाई स्पीशीज के लिए एक मतलब बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इको सेंसिटिव जोन है और बटरफ्लाई के विकास के लिए, उनके अनुकूलता के लिए एक बहुत अच्छा प्लेस है। इसलिए यहां पर अब बटरफ्लाई को मतलब कंजर्वेशन के लिए काम किया जा सकेगा, इसलिए अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी इसे घोषित किया गया है। पहले ये अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। केरल में वेस्टर्न घाट पर देखने को मिलता है। जो इस जिले में आएगा केरल में, ये कुन्नूर जिला है केरल का, यहां पर स्थित है। ठीक है। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कर्नाटका में है और एक वायनाड जो कि जंगल क्षेत्र है केरल का, इन दोनों के बीच में ये अपनी सीमाएं साझा करता है, दोनों क्षेत्रों से। अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी से चिनकन्नी रिवर होकर बहती है और इसका टोटल एरिया देखिए अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी का, तो ये 55 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है केरला राज्य में। इसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1984 में की गई थी और अब फाइनली से बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित किया गया। केरला के राष्ट्रीय उद्यान देखें, यहां पर सेंचुरी की तो हमने बात कर ली। केरला के अगर हम नेशनल पार्क देखें तो कुछ स्पेशल नेशनल पार्क जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें साइलेंट वैली काफी पूछा जाता है। शांत घाटी या साइलेंट वैली कहां पर है, तो ये देखने को मिलेगा केरला में। एक बेम्बनाड झील जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, केरला स्टेट में है ना। एरविकुलम नेशनल पार्क ये केरला में है। पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। माथी कैटन शोला नेशनल पार्क केरला में है। पंपादुम शोला नेशनल पार्क केरला में और अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, ये सारे देखने को मिलेंगे केरला स्टेट में। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। यहां पर गवर्नर के पद पर हैं वर्तमान में राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र आर्लेकर गवर्नर हो गए। सीएम है पिनरई विजयन। विधानसभा सीटों की संख्या है केरला में 140। लोकसभा की सीटों की संख्या है 20 और राज्यसभा की सीटें हैं केरल में 9। तो बेसिक सारे फैक्ट हो जाते हैं केरला के, याद रखिएगा, है ना। नॉर्मली क्या होता है, विधानसभा सीटें भी आपको पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर और सीएम कौन, पिनरई विजयन। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। आप सभी के लिए स्पेशली जनरल साइंस का आप यहां पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। आपके लिए यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिल जाएंगे। लाइव आपको लेक्चर मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। डिटेल्ड पीडीएफ आपको सारे टॉपिक की यहां पर अवेलेबल की जाएगी और इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी लगा पाएंगे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्पेशली वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए साइंस का बहुत ही अच्छा फाउंडेशन आपको तैयार करने में यहां पर मदद मिलेगी और स्पेशली आप रेलवे ग्रुप डी के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। और अदर एग्जाम के लिए भी आप इसको ज्वाइन कीजिए क्योंकि जनरल इंग्लिश से जनरल साइंस से काफी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आजकल सेंट्रल के एग्जाम में साइंस का जो वेटेज है वो काफी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दिए, वहां पर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए अवेलेबल है। आइए अगले क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज सांझा शक्ति का आयोजन किस आर्म्ड फोर्स द्वारा किया गया है? एक्सरसाइज सांझा शक्ति, इसका आयोजन किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। भारतीय थल सेना ने इसका हाल ही में आयोजन किया है क्या इसको समझिए और आयोजन कहां हुआ इसको समझिए। तो देखिए ये क्या है, ये एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज है। क्या होता है ये, सेना और नागरिक मिलकर यहां पर एक्सरसाइज करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, आपदा की कोई स्थिति आ जाती है, कोई डिजास्टर की स्थिति आ जाती है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और ज्यादा फास्ट किया जा सके
और पब्लिक सेफ्टी को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन है, एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि सैन्य और नागरिकों के बीच में आयोजित की गई है। ओके, आयोजन कहां हुआ? तो पुणे में डिग्गी हिल्स रेंज है। अगर हम डिग्गी हिल्स रेंज की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिलती है। यहीं पर सदर्न कमांड है इंडियन आर्मी की। तो यहां पर आयोजित किया गया है एक सैन्य नागरिक अभ्यास सांझा शक्ति सॉरी। तो आयोजन का प्लेस हमको मिल गया, आयोजन किसने करवाया ये पता चल गया, उद्देश्य क्या है ये भी यहां पर हमें क्लियर हो गया। अभ्यास में काफी सारे हमारे जो सैनिक है उन्होंने भाग लिया है, काफी सारे जो नागरिक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सिविल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उन्होंने यहां पर, जैसे 16 सिविल एजेंसीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। महाराष्ट्र पुलिस, हमारी जो इंडियन आर्मी है और अदर जो छोटी छोटी जैसे हमारे जो अग्नि रक्षक होते हैं इनकी, और जो इमरजेंसी सर्विसेज है इनके प्रमुखों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। तो सैन्य नागरिक अभ्यास है सांझा शक्ति, आयोजन इंडियन आर्मी ने करवाया है, आयोजन हुआ है पुणे महाराष्ट्र में, और उद्देश्य डिजास्टर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। डिजास्टर की किसी कंडीशन में सेना, और देखिए क्या होता है कि अगर नागरिक अवेयर नहीं है तो केवल अकेले सेना को किसी भी परिस्थिति से निपटने में, किसी भी कंडीशन से निपटने में काफी समय लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे लोग हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको भी सेना के साथ जोड़ा जा सके, और इस प्रकार डिजास्टर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, इमरजेंसी रिस्पांस को बढ़ावा देना, पब्लिक सेफ्टी, ये इस एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य था। तो आयोजन हुआ है पुणे में। ठीक है, अभी इंडियन आर्मी ने 2026 को कुछ दिन पहले ही ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में घोषित किया। हमारे जो इंडियन आर्मी के चीफ है वर्तमान में कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, है ना। तो इन्होंने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में अनाउंस किया है। तो यह भी फैक्ट याद रखना। आगे आ जाएं। हाल ही में किस देश ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को कैवेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है या प्रदान किया है? तो देखिए, नाम से हो सकता है आपको देश का नाम समझ में आ जाए, एक बार फिर पढ़ देता हूं, है ना। कैवेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया, तो किस देश का नाम आ रहा है? इटली का नाम आ रहा है, इसमें नाम से समझ में आ जाएगा। तो इटली देश ने गोवा के एक उद्योगपति हैं बहुत ही फेमस, श्रीनिवास डेम्पो, इनको अपने यहां के हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया है। तो इटली का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये है डेम्पो, यहां पर आप इनकी इमेज को देखिए, ठीक है, इनका फोटो देखिए, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। अच्छा, दिया क्यों गया होगा? इटली के द्वारा ये जो सम्मान है ना, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ऐसे किसी व्यक्ति को, नॉन इटालियन किसी सिटीजन को दिया जा सकता है अगर उसने इटली और भारत के या किसी भी देश का अगर वो है तो इटली के साथ उस देश के संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया, या फिर इटली के नागरिकों की रक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए कोई काम किया हो, तो इटली अपने यहां का ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसी नॉन इटालियन व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, तो इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अब यह दिया गया है 2025 में भारत के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को। अच्छा, क्यों मिला? तो ऑब्वियस बात है, यह सम्मान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने गोवा में रहने वाले जो इटली के नागरिक हैं उनकी मदद की है, और इटालियन और इंडिया के जो रिलेशन है, जो बिजनेस रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन है, उनको बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। तो ये गोवा में क्या कर रहे हैं उद्योगपति? अगर हम श्रीनिवास डेम्पो की बात करें तो ये इटली के ऑनररी वाइस काउंसिल के रूप में गोवा में काम करते हैं। इटली के ऑनररी वाइस काउंसिल के रूप में गोवा में कार्यरत है। तो इटली से जो भी नागरिक आते हैं उनकी मदद करते, इंडिया और इटली के रिलेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है, और उद्योगपति तो है ही है, ठीक है ना। तो इटली ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनको हाल ही में प्रदान किया। किसी भी फॉरेन नेशनल को इटली के द्वारा यह अवार्ड दिया जा सकता है जिन्होंने इटली के साथ फ्रेंडली रिलेशन और कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए काम किया हो। श्रीनिवासन डेम्पो, है ना, श्रीनिवास डेम्पो, ये वर्तमान में डेम्पो ग्रुप के चेयरमैन के पद पर है। अगर हम डेम्पो ग्रुप की बात करते हैं तो एक माइनिंग कंपनी है, और इसके अलावा ये ऑनररी वाइस काउंसिल ऑफ इटली इन गोवा के रूप में कार्यरत है। मतलब गोवा में इटली के
ऑनररी वाइस काउंसिल के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। तो इनको दिया गया इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। मैंने आपको नाम बता दिया, बहुत बड़ा नाम है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। नाम यहां पर मेंशन किया होगा मैंने, ये रहा। तो नाम पढ़ लेना, 2 बार मैं आपको बता चुका हूं। तो इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए आगे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2026 में कितनी रहने का अनुमान है। रिपोर्ट किसकी है? यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, ठीक है ना, उसकी एक रिपोर्ट है, यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। वर्ल्ड में विश्व की आर्थिक स्थिति और संभावना का अनुमान लगाता है कि किसकी कितनी जीडीपी ग्रोथ रहेगी, वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ का क्या रहने का अनुमान है। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है। तो पहली चीज, तो रिपोर्ट किसने जारी की? यूनाइटेड नेशन ने। इसमें बताया गया है कि 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% तक रह सकती है। यूनाइटेड नेशन ने अपने इस रिपोर्ट में बताया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट या 2026 की रिपोर्ट, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, इसने इस रिपोर्ट को 2026 के लिए जारी किया और इसमें इसने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि 2026 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.6% तक रह सकती है, जो कि 2025 में 7.4% है। ओके, अब आप बोलोगे कि इस साल जीडीपी ग्रोथ 2026 में कम होने का अनुमान क्यों है? क्योंकि इसका मेन कारण है जो अमेरिका इंडिया पर सैंक्शंस लगाया जा रहा है, लगातार जो टैरिफ लगाया जा रहा है, उसके कारण इंडिया की जीडीपी ग्रोथ भी इस बार कम हो सकती है। फिर भी ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रहने वाली, और 2027 का भी इसने अनुमान बताया है कि 2027 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.7% की दर से बढ़ सकती है और 2025 7.4%। भारत की ग्रोथ भले ही इस साल 2026 में ये लास्ट ईयर 2025 से कम होगी, लेकिन फिर भी मजबूत है। कारण क्या है? तो इसका कारण है, एक तो जो हमारा कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, हमारी डिमांड जो है इंडिया में वो बनी हुई है चीजों को लेकर, सर्विसेज या प्रोडक्ट को लेकर। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है सभी सेक्टरों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। हम भी देख रहे हैं लगातार हाईवेज बन रहे, रेलवे स्टेशन बन रहे, और जो भी सर्विसेज या गुड्स को ट्रेवल करवाने के लिए जो भी परिवहन के साधन है उनका भी काफी विकास किया जा रहा है। तो सरकारी निवेश बढ़ता जा रहा है और इसके अलावा रिफॉर्म्स काफी सारे किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा लगातार। तो इसके कारण मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब अगर हम वर्ल्ड के ग्लोबल आउटलुक देखते हैं कि भाई ग्लोबली क्या, तो यहां पर बताया गया है कि पूरी दुनिया की जो रफ्तार है जीडीपी ग्रोथ की वो काफी कम रहेगी। 2026 में वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 2.7% का। ग्लोबल ट्रेड, इसमें भी गिरावट आएगी। 2025 में ग्लोबल ट्रेड जो कि 3.8% का था वो 2026 में गिरकर 2.2% हो जाएगा। तो ये सारा अपने इस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर के बारे के द्वारा बताया गया है। रिपोर्ट पूरी दुनिया और देशों की जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ट्रेड की स्थिति को नापती है, उसका एनालिसिस करती है, अनुमान लगाती है। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है जो कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों का एनालिसिस करता है, उसे लागू करने में मदद करता है और यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको अचीव करने के लिए काम करता है। यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट की स्थापना 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और हेड इसके ली जुनहुआ जो कि चाइना से आते हैं, ये इसके हेड के पद पर है और इसी डिपार्टमेंट के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इंडिया की 2026 का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान क्या है? 6.6% का। आंसर ले लिया हमने, किधर गया भाई? ठीक है, 6.6% का। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। दविंदर सिंह गर्चा का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से या खेल से संबंधित है? दविंदर सिंह गर्चा ये भारत के बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर रहे हैं। दविंदर सिंह गर्चा, हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है ना।
यहां पर इनकी इमेज देखिए, इनको भारत सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है 2021 में। हाल ही में 73 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। इनका जन्म 1952 में हुआ था। पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। भारतीय हॉकी प्लेयर। 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था ना, इस ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। यहां पर दविंदर सिंह ने 6 मैचों में 8 गोल किए थे। 6 मैचों में 8 गोल किए, फाइनल तक इंडिया को पहुंचाया और फिर इन्हीं की बदौलत फाइनल में स्पेन को इंडिया ने हराया था और स्पेन को हराकर हमने ओलंपिक में हॉकी का 8वां गोल्ड जीता था, मॉस्को ओलंपिक 1980 में। तो उसमें इनकी बहुत अहम भूमिका थी हमको गोल्ड जितवाने में, क्योंकि 6 मैचों में 8 गोल किए थे दविंदर सिंह गर्चा ने। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में दिया जा चुका है। हॉकी प्लेयर जिनका 73 ईयर की एज में हाल ही में निधन हो गया। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? एलिसा हेली ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से आती है, ऑस्ट्रेलियाई फीमेल क्रिकेटर एलिसा हेली। ठीक है, 2023 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की ये कैप्टन बनी थी। 2026 में मार्च में इंडिया के खिलाफ जो घरेलू सीरीज खेली जाएगी उसके बाद ये रिटायर हो जाएगी। तो मार्च में इनके आखिरी मैचेस से, तो उसके बाद ये रिटायरमेंट लेने वाली है। अनाउंसमेंट तो कर ही चुकी है एलिसा हेली। 8 बार वर्ल्ड कप विनर टीम की हिस्सा रही है। यह उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की हिस्सा रही है जिन्होंने 6 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है और 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि ये अभी तो कैप्टन है, लेकिन इनकी कैप्टनसी में जो ऑस्ट्रेलियन फीमेल क्रिकेट टीम है वो कोई भी मतलब वर्ल्ड कप नहीं जीती आईसीसी का, ना तो T20 जीती है ना ही वनडे वर्ल्ड कप जीती है ना। तो लेकिन ये जब कैप्टन नहीं थी तब पार्ट तो थी ही टीम का, तब इनके साथ में रहते हुए, टीम का हिस्सा रहते हुए 8 वर्ल्ड कप जीते आईसीसी के इन्होंने, 6 T20 वर्ल्ड कप और 2 वनडे वर्ल्ड कप। मैग लेनिन के रिटायरमेंट के बाद 2023 में ये कप्तान बनी थी ऑस्ट्रेलियन फीमेल क्रिकेट टीम की और अब 2025 में ये भी रिटायर होने वाली है। आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने 2 बार जीता है, 2018 में और 2019 में। एलिसा हेली अब इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, ऑस्ट्रेलिया की फीमेल क्रिकेटर। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा भारत को पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। पैक्स सिलिका का उद्देश्य क्या है? ये जो एक ग्रुप है ना, ये दिसंबर 2025 में लास्ट मंथ ही बना है। इसका उद्देश्य है सिलिकॉन सप्लाई चेन को और ज्यादा ट्रस्टेबल बनाना, पूरे वर्ल्ड में एक सिलिकॉन सप्लाई चेन को मजबूत करना, ट्रस्टेड बनाना। यह उद्देश्य पैक्स सिलिका का। यहां पर आपको नाम से समझ में आ जाएगा, सिलिका मतलब यहां पर सिलिकॉन की बात हो रही है ना। सेमीकंडक्टर चिप, एआई सब में काफी जगह यूज होता है। तो इसकी सिलिकॉन सप्लाई चेन को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना, ट्रस्टेड बनाना इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य है। दिसंबर 2025 में अमेरिका की ही अगुवाई में यह संगठन बना था, लास्ट मंथ ही बना है। अब अमेरिका के इंडिया में एक नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं, सर्जियो गोर। इन्होंने इंडिया को आमंत्रित किया है कि वो भी पैक्स सिलिका का मेंबर बने। खुद इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर हो गए हैं, है ना, वर्ल्ड के 60 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए और अब ये चाहते हैं कि इंडिया पैक्स सिलिका का पार्ट बने। ओके, जो भी है, अभी तो इन्होंने इनवाइट किया इंडिया को, वो तो इंडिया का इंटरेस्ट है कि उसे शामिल होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। यूएसए, भारत में यूएसए के नए एम्बेसडर कौन बने, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सर्जियो गोर बने। और यूएस जो लीड करता है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, इसका मेंबर बनने के लिए इन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है। तो पैक्स सिलिका एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, यूएसए ने ही इसे शुरू किया लास्ट मंथ दिसंबर में। उद्देश्य क्या है? सिलिकॉन और उससे जुड़ने वाली जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं उन सभी के लिए एक सप्लाई चेन बनाना, उसे मजबूत करना। एआई, चिप मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स,
में एक सेफ और ट्रस्टेबल ग्लोबल टेक्नोलॉजी सिस्टम को इन्वेंट करना, बनाना, यह उद्देश्य रखा गया है। स्पेशली सिलिकॉन पर ही इसका पूरा फोकस है, पैक्स सिलिका का। तो दिसंबर 2025 में फॉर्म किया गया। 9 इसके संस्थापक सदस्य हैं, अमेरिका को मिलाकर। अमेरिका लीड कर रहा है, ध्यान रखना। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इसको ज्वाइन किया था शुरुआत में। और अभी रिसेंटली जनवरी में कतर भी इसका मेंबर बना है। कतर ने भी इसके लिए हस्ताक्षर किए, साइन किए, और कतर भी पैक्स सिलिका का मेंबर बना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जा रहा है? 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ओके, ये आज शुरू होगा 14 तारीख को, और 14 से लेकर 16 जनवरी 3 दिन तक ये आयोजित किया जाने वाला है। 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस है। इंडिया इस बार मेजबानी कर रहा है। वैसे इंडिया 16 साल बाद कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। इसके पहले 1971 में पहली बार आयोजन किया था इंडिया ने, फिर 1986 में किया, और लास्ट बार 2010 में किया था, और अब 2026 में इंडिया इसका आयोजन कर रहा है। इसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम के द्वारा किया जाएगा, और इसे लीड किया जाएगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। ओम बिरला होंगे इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। अच्छा, उद्देश्य क्या है? कॉमनवेल्थ नेशंस की पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना, डेमोक्रेटिकल वैल्यूज को बढ़ावा देना, इस पर चर्चा करना, क्या हर्डल्स हैं, इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और डेमोक्रेसी को पावरफुल करने के लिए कॉमनवेल्थ नेशंस एक साथ आते हैं, और उनके जो स्पीकर है वो यहां पर चर्चा करते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस। जो पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं ना, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो उद्देश्य समझ में आ गया। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, 1969 में सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी, और पहला ऐसा सम्मेलन कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया था कनाडा में 1969 में। डन। तो यहां पर 14 जनवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा? तो यह है कर्नाटक। 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह बनाया है ओवेन कूपर ने। शक्सगम वैली भारत के किस राज्य या यूटी में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगी लद्दाख में। हाल ही में आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट किस राज्य में लॉन्च की गई? तो यह लॉन्च की गई है गुजरात में। वाइमेट ट्रायंगल किन 3 देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग समूह है? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य में लॉन्च की गई? तमिलनाडु। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहां पर लॉन्च किया गया? तो इससे लॉन्च किया गया आईआईटी मद्रास में, है ना। आगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन किस प्लेयर ने बनाए हैं? तो ये हो जाएंगे विराट कोहली। राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? एनएसजी ने इसे डेवलप किया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने। किस ऑपरेशन के तहत यूएसए ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ हमला किया है? तो यूएसए के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। क्लियर। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, वह कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है? सूर्य देव की पूजा की जाती है, छठी मैया की पूजा की जाती है, तो यह है छठ पर्व, बिहार में स्पेशली मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने किस खेल में भारत के लिए गोल्ड जीता था ओलंपिक में? भाला फेंक। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था वो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1916 में हुआ था, 1916 में। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से पुकारा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, मराठा और अंग्रेजों के मध्य मंदसौर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और वर्तमान में भारत में कितने अर्थक्वेक जोन हैं? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।